आज है 4 जुलाई और हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में तमिलनाडु के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है चदेरी नमकट्टी और ऑप्शन बी कन्याकुमारी मैटिकेला, ऑप्शन सी चेदी बुट्टा साड़ी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो तमिलनाडु के उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध उत्पादों चदेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मैटिकेला और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु 58 उत्पादों के साथ जीआई चार्ट में पहले स्थान पर है। उसके बाद 50 से अधिक उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और 48 उत्पादों के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। अब देखते हैं भारत के अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग दिया गया है उनके बारे में। तो अभी हाल ही में आगरा के चमड़े के जूते को जीआई टैग दिया गया है और राजस्थान की नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग, कश्मीर का मुस्क बुदजी चावल, जम्मू कश्मीर की राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प और गोवा का अक्सेची वेंगिम अगासैम बैगन और सत सिरोभेनो सात सिरांचो भेदों को ओकरा के नाम से भी जाना जाता है, या गोवा की सब्जी फसल है। इन सभी को हाल ही में अभी जीआई टैग दिया गया है। अब देखते हैं आगे जलेसर धातु शिल्प जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और गोवा का मनकुराराम और गोवा का बेम्बिका और उदयपुर कोप्तगारी धातु शिल्प जो राजस्थान में पाया जाता है, और बीकानेर काशी दकारी शिल्प राजस्थान का जोधपुर बंदेज शिल्प पोशाक सामग्री है, और बीकानेर उस्ता कला शिल्प जो राजस्थान में पाया जाता है। इन सभी को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं जीआई टैग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जब भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का कार्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को सन 2004 में दिया गया था। अब बात आई है तमिलनाडु के तो देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि और मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। यहाँ विधानसभा की कुल सीटें हैं 235 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। अगला प्रश्न है 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु में 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत एशिया में पहली बार विश्व काफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। विश्व काफ़ी सम्मेलन 25 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को विश्व काफ़ी सम्मेलन 2023 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है और इसका विषय क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता प्रदान करना। काफ़ी विश्व में सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली वस्तु है। देश के कुल काफ़ी उत्पादन का 70% से अधिक उत्पादन अकेले कर्नाटक में होता है। इसके बाद 21% के साथ केरल और 5% के साथ तमिलनाडु का स्थान है। ये आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक है। अब देखते हैं 2023 के प्रमुख सम्मेलन। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा जापान में आयोजित हुआ है और 49वां G7 समिट 2023 हिरोशिमा में। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया। 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद बर्लिन में और 2023 में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में आयोजित हुआ है। और वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में। एससीओ शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है? तो अभी हाल ही में चीन में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन सक्रिय किया गया है। चीन ने हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन का संचालन किया है जो एक वर्ष के लिए 36,000 घरों को बिजली दे सकती है। यह टरबाइन दुनिया का सबसे बड़ा और 67 मंजिल इमारत से भी ऊंचा टरबाइन है। अब देखते हैं चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चीन के हाओ लियांगजू को यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। चीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। डिंग लीरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। पैन गोंगसेन चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं और चीन की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी ने दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया है। ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा सुरक्षा बांड 2023 एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को के खतरे की सूची से हटा दिया है। यह कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूनेस्को विरासत समिति ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को की खतरे की सूची से हटा दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी गंभीर खतरे में है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दूर प्रशांत महासागर में स्थित है। बात आई है यूनेस्को को, तो देखते हैं यूनेस्को के बारे में। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले
और इसका संगठन में 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य भी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, हेडर के जरिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल से हैं, और लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना से हैं, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस से हैं, ये भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और एर्लिंग हालैंड जो नॉर्वे से हैं, ये भी एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। जिसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल से हैं, हेडर के जरिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जर्मनी के गर्ड मूलर का बनाया 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोनाल्डो ने अपना 145वां हेडर गोल किया। हेडर के जरिए रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह रोनाल्डो के करियर का 839वां गोल था। गर्ड मूलर के 144 हेडर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अब देखते हैं आगे, फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक आधिकारिक हेडेड गोल बनाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं 145, और गर्ड मूलर 144, कार्लोस सेंटिलाना 125 और फेले हैं 124 हेडेड गोल बनाया है। अब देखते हैं फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर लालियान जुआला चांगटे को चुना गया है। 132वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत 99वें स्थान पर पहुंचा है और इसके पहले वह 100वें स्थान पर था। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 उरुग्वे ने जीता है, और फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाई फील्ड नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर शुरू किया है। ओक्सेल ग्रिड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत MRI स्कैनर विकसित किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ADR की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? तो कर्नाटक में ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों की संपत्ति का विश्लेषण किया है। भारत में एक विधायक की औसत संपत्ति 13.3 करोड़ रुपये है। कर्नाटक के 223 विधायकों की औसत संपत्ति 64.39 करोड़ रुपये है, और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में प्रति विधायक औसत संपत्ति सबसे कम है। त्रिपुरा के 59 विधायकों की औसत संपत्ति 1.54 करोड़ रुपये है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड में। हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उत्पादों में हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन, फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन, एडवांस केमिस्ट्री बैटरी, H2 फ्यूल सेल तथा H2 फ्यूल डिलीवरी सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा, और यहाँ होने वाले इंजन का इस्तेमाल अभी ट्रकों में होगा। यह हाइड्रोजन प्लांट विश्व का दूसरा हाइड्रोजन प्लांट होगा। इससे पहले जर्मनी में हाइड्रोजन इंजन प्लांट बनाया गया था। हाइड्रोजन ईंधन एक ऐसा ईंधन है जो सस्ता और हल्का भी होता है, और 1 किलो हाइड्रोजन करीब 4.5 लीटर डीजल के बराबर होता है। इससे पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा भी कम रहता है, और यह पूरी तरह से स्वच्छ रहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 वर्षों के लिए यूपी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। यह नीति उत्तर प्रदेश में संचालित सभी भूमि आधारित, वायु आधारित और जल आधारित बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों और सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू कौन सा उपन्यास बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर है वेस्टर्न लेन, ऑप्शन सी। बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में 13 रचनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें चेतना मारू का उपन्यास वेस्टर्न लेन भी शामिल है। लंदन स्थित भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। बुकर प्राइज प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसी वर्ष से इसे पहली बार प्रदान किया गया था। अरुंधति राय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी हैं। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला ने। G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? यह गांधीनगर में शुरू हुआ है। कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर के सेमीफाइनल पहुंच गई है? चंपारण मटन। संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच देश में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं? 13.13 लाख। किस देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया गया है? म्यांमार देश में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? 4,000 अमेरिकी डॉलर।
व कोम पुरुषोत्तमन किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये केरल के पूर्व स्पीकर थे। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिता रानी को अभी हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में महान कार्य संबंधित व्यक्तियों को। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने। और रेड गार्ड्स की स्थापना गैरिबाल्डी ने। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। और आर्य विले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की है। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर आपको लिखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।